जय हिंद दोस्तों, मैं रंस अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए हम सदा सदा आप सबका आभारी रहेंगे दोस्तों। और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। मेरा बिहार पुलिस का आज सेट नंबर 6 होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मंगल ग्रह को। ये मंगल ग्रह सूरज से 1 2 3 4 चौथा नंबर पे मंगल ग्रह आता है। क्या आता है? चौथा नंबर पे मंगल ग्रह आता है। तो फर्स्ट तीसरा बता दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, यानी सूरज से दूरी के अनुसार चौथे नंबर पे मंगल आता है। इसको लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस आदि पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, चलिए। अगर बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, और बुध सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है ना। शुक्र को हम लोग इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की बहन वगैरह बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, के सिवन डैश के अध्यक्ष थे। तो के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? इसरो के। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, यानी जब ये अध्यक्ष थे, सबसे पहले हम बताएंगे अध्यक्ष कब से कब तक थे। ये अध्यक्ष कब से कब तक थे? तो ये 15 जनवरी 2018 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे। ये इसरो के अध्यक्ष रहे, यानी 2018 से, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा डेट, और 2018 से लेकर आपके 2022 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल के लिए कार्यकाल होता है ना, तो ये 5 साल के लिए इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं के अध्यक्षता में हमारा चंद्रयान द्वितीय को एथी किया गया था। चंद्रयान द्वितीय को छोड़ा गया था। ठीक है, के सिवन के शासनकाल में। वो हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन बहुत हद तक उसको हम सक्सेसफुल ही मानेंगे। चलिए, DRDO की स्थापना 1958 में होता है। RBI की स्थापना 1935 में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मूली एक रूपांतरित है। तो मूली का हम लोग जड़ खाते हैं लोग, तो मूली रूपांतरित है किसका? जड़ का। किसका? जड़ का। बेसिकली जड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ को ही हम लोग मूल बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग? मूल बोलते हैं लोग। अगर इसका और एग्जांपल दे तो हम अभी खा रहे हैं लोग ज़्यादा, यार यहाँ पे तो बहुत महंगा है, गाजर। क्या आज ही गए पूछे गाजर कैसे है, तो बोल रहा है 40 रुपया। ठीक है, बहुत पहले से ही 40 रुपया है। गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया। चुकंदर लाल लाल खाइए, लाल लाल हो जाइए। हम तो भाई ज़्यादा ये सब नहीं खाते हैं। हम रोटी, प्याज, नमक, चावल, दाल भी नहीं, चावल, दाल और चोखा, टमाटर वगैरह का खा लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है?
तो भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में है। नैनीताल कहाँ? सॉरी, भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। ठीक है, बुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भीमताल। जितना भी ताल आता है ना सब उत्तराखंड में है। नैनीताल, भीमताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। और लोकटक क्या है? एक झील है मणिपुर का। क्या, कहाँ का झील है? मणिपुर का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें इतना सारा क्वेश्चन है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भीमताल, नैनीताल, ये अदर ऑप्शन है। जितना भी ताल आएगा सब किस में आएगा? उत्तराखंड में आएगा। लोकटक क्या है? एक झील है। कहाँ है? मणिपुर में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए हमको। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दो अस्थियों आपस में, यानी अस्थि मतलब हड्डी, दो हड्डी जहां जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो जहां पे दो हड्डी जुड़ता है उसको लीगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगामेंट। लीगामेंट। जैसे कि इसको हम इस तरह याद किए, लीगामेंट ए लिंग वर्ड से बना है। मतलब लिंग किस में होता है? एक सेम प्रजाति में होता है। जैसे लिंग निर्णय करने को आता है, या तो पुरुष होगा या तो पुल्लिंग होगा, नहीं तो स्त्रीलिंग, नहीं तो नपुंसक लिंग होगा, उभय लिंग भी हो सकता है। तो इसको लिंग से हमको, हम जब भी हम बोलते हैं लिंग, तो एक खास जाति का बोध होता है, यानी सेम टाइप का। तो अस्थि इसमें सेम सेम है, तो अस्थि से अस्थि जुड़ जाएगा, यानी एक हड्डी से दूसरा हड्डी जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं लोग लीगामेंट। क्या बोलते हैं लोग? लीगामेंट। अच्छा, अस्थि भी रहेगा, अस्थि और ये क्या बोलते हैं? हड्डी और मांस। मांस जो होता है इसके, ये जहाँ जुड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो जो लोग इधर जसीडी वगैरह, माने झारखंड के जसीडी, देवघर, झाझा, हमारे जो बिहार जमुई में है, जैसे कि हम तो बेसिकली बेतिया से हैं और पोस्टिंग जमुई में है, तो जमुई जब भी आते हैं तो हम राजेंद्र पुल को पार करके आते हैं। ये आपका राजेंद्र पुल, ये आपका जो राजेंद्र पुल है, ये आपका जस्ट मोकामा के बगल में ही है। हाथीडी एगो नाम है, हाथीडी, हाथीदा। ठीक है, एगो स्टेशन भी है। ठीक है, हाथीदा क्या है? एगो स्टेशन है, तो यहीं पे आपका है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के तट पे बना है। कहाँ बना है? राजेंद्र पुल कहाँ है? गंगा नदी के तट पे। ठीक है, अच्छा, तो गंगा नदी पे बना हुआ है। देखिए ये मोकामा है ना, एक मोकामा स्टेशन है, तो मोकामा पुल से 2 किलोमीटर, मोकामा पुल भी इसको बोलते हैं लोग। राजेंद्र सेतु को, राजेंद्र पुल को मोकामा पुल भी बोलते हैं। इसका लंबाई लगभग 1.8 से 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये आपका उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। ठीक है, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। पटना जिला के हाथीदह के पास इस पुल का उद्घाटन 1959 में हुआ था। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, और हमारे प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी ने किए थे। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे। राजेंद्र सेतु आपका हाथीदा जो आपका एक स्टेशन है वहीं पे है। ये आपको उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से अलग करता है। मोकामा पुल भी इसको बोलते हैं लोग।
इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में। यहाँ पे हम कितना बार रुके हुए हैं, ट्रेन कभी आता है तो उसी पे रुक जाता है। और दूसरी बात ये गंगा नदी पे है। और इसका जो उद्घाटन 1959 में हुआ था। 1959 में हुआ था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण जी सिंह जी थे। ठीक है, तो यहाँ किए थे लोग। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सेंटिमेंटल भी हो गया ये यार, इस पे हमेशा आते जाते रहते हैं, आज इसी के बारे में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर। रैखिक संवेग, संवेग कोई भी चीज़ बदल रहा है तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। संवेग टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है तो भागे टाइम कर दे। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग बटे टी। अच्छा, एम भी बाई वेग बटे समय को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण को ए द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी क्या रहा है? एम ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल होता है। याद करने के हम लोग तो याद किए थे, संवेग परिवर्तन की दर को वेग बल कहते हैं। ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम यही ना है। तो आज हम इसको प्रूफ भी कर दिए। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दी। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ी जाइए। कंसेप्ट भी मिलेगा और नौकरी तो ज़रूर होगी, वर्दी तो ज़रूर क्या बोलते हैं इस बदन पे चढ़ेगा। ठीक है, त्वरण जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते, दाब बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये आपका दाब हो गया। इसका सही मात्रक पास्कल, ऊर्जा का सही मात्रक जूल, बल का न्यूटन, त्वरण का सही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश। मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, हमारे पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटती है उसी को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो इसको मकर रेखा बोलते हैं। यानी नीचे साउथ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया। यानी कर्क रेखा का वैल्यू कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। मकर रेखा का वैल्यू कितना होता है? 23.5 डिग्री साउथ होता है। एक बात बताइए, कोई चीज़ भारी होगा तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। मकर में स्पेलिंग ज़्यादा मकर, कर्क में कम है तो इसलिए ऊपर रहेगा, मकर नीचे रहेगा। अब इसलिए आप नीचे साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आगे हम भी बताएंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। अब इन प्रेजेंट में इतना ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से। ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। अरे वहाँ पे हम भूमध्य रेखा बोल रहे थे, इक्वेटर को विषुवत बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग? विषुवत रेखा बोलते हैं हिंदी में, सॉरी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के कैग की नियुक्ति, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आई थिंक जनरली सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गया, राज्यपाल हो गए, तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? यही राष्ट्रपति साहब करते हैं। भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कै की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कै का जिक्र भारतीय संविधान के 148 में किया गया है, कै के बारे में चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, अभी न बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? 2 जून को दूध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर 2 जून और 3 जून में अगर हम कंफ्यूज है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और हाँ, ये जितना भी सारा हम चीज़ बताते हैं सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर से जरूर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिला है, उसको लिंगानुपात बोलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943 थी। तो आगे हम बताएंगे कौन सबसे अधिक है, कहाँ किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे कम है। इतना जानिए, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, सबसे कम हरियाणा में है। ठीक है, तो आगे इस पर हम एक क्लास लेंगे। इसके पिछले वाले हम वीडियो में, पिछले वाले सेट में एक चीज़ बताए थे, साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब होता है किसी देश में साक्षर की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक साक्षर की संख्या, बटे 7 वर्ष से अधिक की जनसंख्या, साक्षर नहीं की जनसंख्या, गुना 100, ये आपका साक्षरता दर होता है। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? जितना लोग पढ़ा लिखा है उसको ऊपर रख दीजिए, बट उस जनसंख्या को लेंगे जिनका उम्र 7 वर्ष से अधिक है। ऐसा माना जाता है कि आदमी अगर कोई 7 वर्ष से अधिक का होता है तो पढ़ने लिखने के लायक हो जाता है, तो उसकी संख्या गुना 100 कर देंगे तो आपका साक्षरता दर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे ना तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप सब। सिर्फ हमारे 30 जो मेरा वीडियो बनेगा ना, शुरू के 30 वीडियो को देख लीजिए, देखिए आप में एक अलग प्रकार का निखार आएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।